हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2 एंड इस सीरीज में हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो अभी तक हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आज है हमारा 4th प्रैक्टिस सेट जिसमें हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर प्रैक्टिस सेट में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमारे 30 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। इसमें हम थ्योरी पोर्शन ही कवर कर रहे हैं, पैडागोजी के लिए एक अलग से सीरीज आएगी। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है एंड ये जो सीरीज है इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस नहीं करते, उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, पूरा टॉपिक कवर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। और बाकी मैं स्लाइड्स दिखाती हूँ आपको कि हम क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे और इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हैं, बट ये 10 क्वेश्चन हमारे मतलब 40 to 50 मिनट्स लग जाते हैं कंप्लीट करने में। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए अराउंड 1 आवर तो लग ही जाएगा आपका। बाकी चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये हो गया आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लाइड्स भी आपको साथ साथ मतलब स्लाइड्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक मिनट पेन ले लो। 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इनको मैच करना है कि कनकेव मिरर का क्या फंक्शन होता है, कनकेव लेंस का क्या फंक्शन है, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स लेंस का क्या फंक्शन है। तो ये मिरर और लेंस वाला क्वेश्चन है। ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव और कन्वेक्स मिरर में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, और सेकंड थिंग इज कि कनकेव और कन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है। और ये मिरर वाला क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता ही है, हर एग्जाम में आएगा ही आएगा आपके सीटेट के, मतलब सीटेट साइंस की बात कर रही हूँ ऑफ कोर्स। हर जब भी पेपर होता है तो आपको मिरर वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। कभी कनकेव लेंस का पूछ लिया जाएगा, या फिर कनकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का पूछ लिया जाएगा, या फिर प्लेन मिरर का भी पूछ लेता है। तो आज के अभी इस टॉपिक में हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर और कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों का। ठीक है, चलिए। तो अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर क्या है, देखो केव से आपको समझ में आ रहा होगा, केव मतलब एक गहरी सी कोई चीज है, गुफा की तरह, है ना। देखो मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। रुको एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेती हूँ, चलो इसी में कर देती हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है स्फेरिकल शेप की, है ना। जैसे ही आपने इस बॉल को बीच से कट किया तो आपके पास इस तरह से 2 पोर्शन बन जाएंगे बॉल के, है ना। इस तरह से 2 पोर्शन बन जाएंगे क्योंकि बीच से आपने बॉल को कट कर दिया। अब जब आप बॉल को बीच से कट करोगे तो ये बीच का ये जो इस साइड वाला केव लाइक स्ट्रक्चर, जो गहरा सा अंदर वाला स्पेस है, इसे हम कहेंगे दिस इज आर कनकेव। तो ये क्या हो गया, कनकेव मिरर। यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगी, सनलाइट आएगी इस पोर्शन में रिफ्लेक्ट करेगी, और कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्शन होती है दैट इज, जो कनकेव मिरर है ये एक्चुअली कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है कनकेव मिरर में, देखो इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रही है इसके अंदर वाली साइड। तो जब सनलाइट आएगी, यहाँ इस तरह से सनलाइट आई, लाइट रेज इस तरह से आ रही हैं। अब ये जो लाइट रेज हैं बेंड होके इस तरह से रिफ्लेक्ट करके, इस पोर्शन पे रिफ्लेक्ट करके इस तरह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, मान लो ये 4-5 काफी सारी रेज हैं, तो ये सारी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे मीट कर रही है इस पॉइंट पे। तो यहाँ यहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगी। रुको मैं क्लियर सी इमेज बनाती हूँ, 1 मिनट, एक स्लाइड ले लूँ प्लेन ब्लैंक वाली, उस पर अच्छे से बनाती हूँ, काफी खोज, हाँ यहाँ बनाती हूँ। ठीक है, देखो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का पहले डिफरेंस समझ लो, उसके बाद करेंगे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है, फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप क्वेश्चन जो है ना खुद से कर पाओगे, मुझे आंसर बताने की जरूरत भी नहीं होगी, आप खुद से क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करोगे। देखो ये हो गया हमारा कनकेव
मिरर, और इस साइड मान लो कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो कनकेव मिरर होता है दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। कैसा होता है? कन्वर्जिंग मिरर। और सॉरी, कन्वेक्स मिरर जो है दैट इज डाइवर्जिंग मिरर, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर क्या है, कन्वर्जिंग का मतलब क्या है, डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, वो समझ लीजिए। देखो, मान लीजिए ये कोई हमारा मिरर है, कनकेव मिरर। अब यहाँ पे लाइट रेज आई, लाइट रेज आई 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 आई, ठीक है। मान लो ये सारी इंसिडेंट रेज आई, इंसिडेंट रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे गिरेंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएंगी। अब रिफ्लेक्ट होके ना ये सॉरी, मान लीजिए इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेंगी, तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी। जहां पे ये लाइट रेज जो है कन्वर्ज करती है, मीट करती है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। और कन्वर्जिंग मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल इमेज भी होती है एंड इन्वर्टेड इमेज भी होती है। हमने ना इसके जो रे डायग्राम है वो काफी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, क्योंकि रे डायग्राम पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, ठीक है। उसमें वो सारी चीजें काफी डिटेल में डिस्कस की हैं। अभी के लिए जस्ट मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। तो जो कनकेव मिरर है ना, उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रियल इमेज भी बनती है, इन्वर्टेड इमेज भी बनती है। घर पे ना आप अपना एक किचन से एक बार स्पून लेके देखना, स्पून में देखोगे आप तो स्पून का जो फ्रंट वाला पोर्शन है, डूगा वाला केव लाइक जो है, दैट इज कनकेव साइड, उसको कनकेव मान लो, और जो पीछे वाला है उसको कन्वेक्स मान लो। अब जब आप सामने वाले कनकेव वाले पोर्शन में, स्पून में सामने वाले पोर्शन में अगर आप देखोगे ना, सॉरी, इस तरह से मान लीजिए स्पून है, तो अगर फ्रंट वाले पोर्शन में आप देखोगे तो जैसे ही आप उसको अपने पास लेके आओगे, आप देखोगे पास में जब आएगी ना वो, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और जैसे जैसे आप स्पून को दूर लेते जाओगे तो उसमें रियल इमेज बनेगी। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, सॉरी ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या कहाँ है मिरर के कंपैरिजन में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इमेज बनती है। तो इसमें रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल इमेज भी बनती है। पास लेके आओगे तो वर्चुअल और डिमिनिश सॉरी वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जैसे ही पास लेके आओगे, स्पून को अगर दूर लेके जाओगे या कनकेव मिरर को दूर लेके जाओगे तो उसमें रियल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। पास से देखोगे तो उल्टी इमेज बनेगी और वर्चुअल होगी, वर्चुअल इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज जो बनती है वो इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। तो इसमें दोनों टाइप की इमेजेस बनती हैं, रियल भी और इन्वर्टेड भी। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर को हम कह रहे हैं कि दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। अब डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है, देखो, अब जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो बाहर वाला पोर्शन है। कनकेव में अंदर वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्शन हो रही थी, कन्वेक्स में बाहर वाले पोर्शन पे रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे जब इंसिडेंट रेज आएंगी, इस तरह से लाइट रेज आएंगी ना, तो कनकेव मिरर में तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रही थी, बट यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरह से सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके इस तरह से आएंगी। बट ये ना कहाँ मीट करेंगी, ये मीट करेंगी मिरर की दूसरी साइड, यहाँ पे मीट करेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो उसके दूसरी साइड इमेज बन रही है, और ये वाली जो इमेज होती है, दिस टाइप ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। इसमें कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब जो कन्वेक्स मिरर है उसमें जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज होगी। और वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट इमेज होती है, वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, इन्वर्टेड नहीं होगी। वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज बनेगी, सॉरी, एंड जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना वो थोड़ी सी डिमिनिश्ड होगी, बड़ी इनलार्ज नहीं होगी, डिमिनिश मतलब स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। पूरी इमेज दिखेगी बट छोटे साइज की दिखेगी। जिससे आपके जो गाड़ियां हैं, आपने देखा होगा जो व्हीकल्स हैं हमारे, उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड वाला मिरर, उसमें आप देखते हो कि उसमें जो मिरर होता है ना वो कन्वेक्स मिरर होता है। उस मिरर में आपको आपकी गाड़ी के पीछे खड़ी हुई गाड़ी आपको दिख जाती है, बट उसकी इमेज थोड़ी सी छोटी दिखती है। वो पूरा दिखेगी गाड़ी बट थोड़ी सी छोटी दिखेगी। तो ये वाला जो मिरर होता है ना गाड़ी में, दिस इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। कनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग मिरर है, इसमें रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बनती है। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट,
और जो कन्वेक्स मिरर है दैट इज डाइवर्जिंग मिरर, और इसमें जो है वर्चुअल इमेज बनती है ऑलवेज, एंड इमेज जो होती है इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। तो मिरर का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है लेंस का। तो अगर लेंस की बात करूं ना, तो लेंस जो है इनके ऑपोजिट है। जैसे कनकेव मिरर है ना, तो जो कन्वेक्स लेंस है, कनकेव मिरर की कुछ कुछ चीजें सिमिलैरिटीज जो है कन्वेक्स लेंस से हैं, और कन्वेक्स मिरर की सिमिलैरिटीज कनकेव लेंस से हैं, कनकेव लेंस से हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक समझ लिया ना, कनकेव और कन्वेक्स मिरर आपको समझ आ गया, तो लेंस क्या है, इन दोनों का ऑपोजिट है, ठीक है। इन दोनों का ऑपोजिट होगा लेंस। देखिए लेंस में बता देती हूँ, लेंस में भी कनकेव लेंस और दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो जो हमारा कनकेव मिरर होता था दैट वाज कन्वर्जिंग ना, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग हुआ करता था, बट कनकेव लेंस जो है दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस। और कन्वेक्स लेंस जो है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये मिरर के ऑपोजिट है, कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस कहाँ यूज होता है, जो मायोपिक पर्सन होते हैं, जिनको मायोपिया होता है। मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब कुछ ऐसे पर्सन, SIGHTDNES डबल एस, शॉर्ट साइटेडनेस में पर्सन को पास की चीज तो साफ दिखेगी, बट दूर की चीज उनको नहीं दिखेगी। तो ऐसे पर्सन जिनको पास की चीज तो क्लियर दिखती है, दूर की चीज क्लियर नहीं दिखती, तो उनको मायोपिक पर्सन को कनकेव लेंस लगाया जाता है। उनके स्पेक्टिकल्स में कनकेव लेंस को यूज करते हैं। और अगर जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया किस केस में होता है, जब जो कन्वेक्स लेंस है, किन पर्सन को लगता है जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, जिनको दूर की चीज तो दिख जाती है बट पास की चीज नहीं दिखती, तो ऐसे लोगों को कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है उनके स्पेक्टिकल्स में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको दोनों का डिफरेंस, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, कनकेव और कन्वेक्स लेंस में क्या डिफरेंस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो मैंने लिखा हुआ है आपको बता देती हूँ। इसमें ये सारी चीजें हैं जो मैंने भी आपको समझाई हैं, कि जो कनकेव मिरर है इट इज अ कर्व्ड मिरर, फिर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व्ड सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, जो अंदर वाली साइड है, इनर साइड है। इट हैज सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड्स resembling the shape of the inner surface of hollow sphere. Concave mirror are also converging mirror because they cause light rays to converge or come together after reflection. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करते हैं। Depending on the position of the object and the mirror, concave mirrors can form both real and virtual image. Real और virtual दोनों ही images बनती है in case of concave mirror. When object is placed closer to the mirror, virtual और magnified image is formed. जब पास में रखोगे तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अच्छा शायद मैंने उस टाइम उल्टा बता दिया था आपको। वर्चुअल इमेज बनेगी और मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज बनेगी। पास में रखोगे ना तो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल इमेज जो है इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है। मैंने शायद उल्टा बता दिया आपको। वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, मैग्नीफाइड मतलब काफी बड़ी साइज की इमेज दिखेगी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू द मिरर, पास लेके आओगे तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। जैसे जैसे आप मिरर को दूर लेते जाओगे तो जो इमेज बनेगी रियल और डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड इमेज मतलब छोटे साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। और रियल जो है इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्पून का एग्जांपल दिया था, स्पून को अगर आप पास लेके आओगे तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। जैसे जैसे आप स्पून को दूर लेते जाओगे खुद से तो रियल और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है। वहीं अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर इसका ऑपोजिट है। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो आउटर साइड होती है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है चीजें, आउटर सरफेस पे। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। दे कॉज लाइट रेज टू डाइवर्ज और स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज। पोजीशन कहीं भी हो ऑब्जेक्ट की, बट इसमें जो है वर्चुअल जो इमेज बनेगी ऑलवेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। वहीं पे कहाँ यूज किया जाता है कन्वेक्स मिरर को, दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायरिंग वाइड फील्ड ऑफ व्यू। जहां हमें वाइड फील्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल हम हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो हमें उस गाड़ी का पूरा व्यू चाहिए, तो उसके लिए हम किस तरह की मिरर यूज करेंगे, कन्वेक्स मिरर, सच एज रियर व्यू मिरर एंड सिक्योरिटी मिरर्स। अगर लेंस की बात करें तो लेंस मैंने अभी आपको बताया मिरर के टोटली अपोजिट है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग था, बट कनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। और कनकेव
लेंस जो होता है उसके जो एजेस होती हैं वो ब्रॉड होती हैं और सेंटर से ये पतला होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा इट ऑलवेज जनरेट अ वर्चुअल इमेज, इट नेवर फॉर्म अ रियल इमेज, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी। एज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इंक्रीजेस, ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का ये बीच वाला, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है दूर, ऑब्जेक्ट को आप मिरर से दूर लेते, लेंस से दूर लेते जाओगे, जितना दूर जाएगा उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो जो इमेज है, इमेज का जो साइज है वो डिक्रीज करेगा। एंड कनकेव लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स इन ऑर्डर टू ओवरकम मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। जिन पर्सन को शॉर्ट साइटेडनेस होता है उनको कनकेव लेंस यूज करते हैं, जिनको हाइपरमेट्रोपिया होता है उनको कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उनकी आईज में, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है, ओके। उसके अलावा सेंटर से थिक होता है और कॉर्नर से थिन होता है। कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जैसे कनकेव मिरर में दोनों इमेजेस फॉर्म होती थी ना, रियल और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल, वैसे ही कन्वेक्स लेंस में भी रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको कि क्या डिफरेंस है मिरर और लेंस में। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से मिरर और लेंस जो हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर जो होता है उसमें कौन सा मिरर लगा होता है, उसमें कन्वेक्स मिरर लगा होता है। तो इट मींस सी का हो गया फर्स्ट। अगर आपको इतना भी पता है सी का फर्स्ट, तो अब ऑप्शन में देख लो सी का फर्स्ट कहाँ दिया हुआ है, सी का फर्स्ट है यहाँ पे, इसमें सी का 4 है, सी का 2 है, सी का 2 है, सी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। इट मींस आपका जो राइट आंसर है वो यही है। कई बार क्या होता है एक ही मतलब ऑप्शन से आपको पूरा आंसर आपका सॉल्व हो जाता है, बट कई बार होता है मान लीजिए दो ऑप्शन में अगर फर्स्ट दिया होता तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ता है ना, बट यहाँ पे एक ही से हो गया, तो यही आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर कहाँ यूज करेंगे, यूज इन माइक्रोस्कोप, यूज फॉर नाइट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और यूज इन टॉर्च लाइट। तो कनकेव मिरर हम यूज करते हैं इन टॉर्च लाइट, क्योंकि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होते हैं ना, एक पॉइंट पे मीट करते हैं, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। टॉर्च की लाइट भी इसी तरह से आती है ना, इस तरह से मीट करती है एक पॉइंट पे। तो कनकेव मिरर जो है इट इज यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स। कनकेव लेंस जो है बी जो है कनकेव लेंस इट इज यूज्ड, हाँ कनकेव लेंस यूज फॉर नियर साइटेडनेस, मायोपिया के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं, और कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया के केस में यूज करते हैं। मिनट, ठीक है। उसके अलावा है सी, और क्या बचा, डी कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस है इट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप। तो हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, second question is, in which of the following case the line depicting the distance time graph is parallel to time axis। और ये मोशन वाला चैप्टर अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया है आपके साथ। मोशन वाले चैप्टर की आपको वीडियो मिली होगी, जिसमें साइंस सीरीज हमारी चल रही थी। साइंस सीरीज वाले में पूरा मोशन चैप्टर, मोशन की थ्योरी डिस्कस की है, तो वहां पे मैंने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किए थे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों ही डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय के अक्ष के समांतर है, कहाँ पे पैरेलल रेखा होगी। देखो, तो द लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो एक बार आप प्लॉट कर लो ग्राफ को, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कहाँ पे, किस केस में जो है ये रेखा पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। कब होती थी ये पैरेलल, कब आती थी, जब क्या होता था, कोई जो ऑब्जेक्ट होता था वो रेस्ट पे होता था, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तब ये जो इमेज बनेगी पैरेलल बनेगी इस तरह से। देखो चार केसेस बनते थे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। एक बार यहाँ दिखा देती हूँ। फॉर स्टेशनरी बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, खड़ा हुआ है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। फॉर यूनिफॉर्म मोशन होता है, इट कवर्स सेम डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस एट सेम टाइम, मतलब हर 2 मिनट में वो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है हर 2 मिनट में, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड केस,
थर्ड केस था यूनिफॉर्म मोशन का, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो केसेस बनते हैं। अगर स्पीड इंक्रीज कर रही है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये दो ग्राफ बनते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला ग्राफ बनेगा जहां पे पैरेलल आएगी ये रेखा टाइम एक्सिस के। और सेकंड केस में इस तरह से स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करेगा एट सेम टाइम, तब बनेगा यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है एट सेम टाइम, मतलब पहले 2 किलोमीटर उसने 2 मिनट में डिस्कस किया, फिर उसने 7 किलोमीटर कवर किया 2 मिनट में, फिर उसने 10 किलोमीटर कवर किया 2 मिनट में। तो टाइम तो सेम है बट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये चेंज नहीं है, ये सेम नहीं है, चेंज होते जा रहा है। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? तो आपका क्वेश्चन था कि पैरेलल कब बनेगा, ये जो टाइम एक्सिस के पैरेलल बनेगी ये लाइन, ये कब बनेगी, यूनिफॉर्म मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में, या फिर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब ये पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी एक स्टेटमेंट सही है। ये आपके मून के फेजेस से क्वेश्चन है, फेजेस ऑफ मून, फेजेस ऑफ मून। देखो मून के 8 फेज होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं वो डायग्राम से अभी समझाती हूँ आपको। देखो ये एक डायग्राम है, इसमें 8 फेजेस है मून के, 8 फेजेस है मून के। देखो यहां से स्टार्ट करती हूँ, न्यू मून से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा मून, ये है हमारी अर्थ और ये है सन। हमें पता है हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। और मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, है ना। इस तरह से अर्थ के चारों ओर ये रिवॉल्व करता है। अब जैसे जैसे ये मून जो है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करेगी ये मून भी रोटेट करेगा। अब क्या होगा, जब मून जो न्यू मून में क्या होता है, जब देखो न्यू मून में क्या है, इस तरह से सनलाइट, देखो यहाँ पे सनलाइट तो आ रही है इस साइड, बट न्यू मून में अमावस्या की रात होती है, जिस दिन हमें, जिस रात को हमें चांद नहीं दिखता है ना, वो होती है अमावस्या की न्यू मून डे। उसमें क्या होता है, सनलाइट की, अब देखो सन के बिल्कुल पास में है मून, बट हमें जो है मून की लाइट नहीं दिखती, क्योंकि देखो मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मून कब दिखता है हमें, जब सनलाइट उस पर रिफ्लेक्ट करेगी। मान लो ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है। तो जब सन की लाइट जो है मून पे गिरेगी तो जिस पोर्शन पे लाइट गिरेगी वो पोर्शन रिफ्लेक्ट होके, मतलब उस पोर्शन पे ही हमें, उस पोर्शन पे गिरती हुई लाइट ही दिखेगी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जब सनलाइट आ रही है, सनलाइट अर्थ मून के इस फेज पे गिर रही है और हमें मून का ये वाला फेज दिख रहा है। तो इस फेज में लाइट गिर रही है, इस फेज में लाइट नहीं आ रही है, दैट्स वाई हमें जो मून है वो नहीं दिखता है। इस रात को हम कहते हैं अमावस्या और न्यू मून डे। ठीक है, न्यू मून में क्या होता है, सनलाइट, मून पे लाइट नहीं गिर रही है, लाइट तो गिर रही है बट इस फेज पे गिर रही है और ये फेज हमें अर्थ से नहीं दिखता। ठीक है, तो इस पोर्शन पे लाइट नहीं आ रही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, दैट्स वाई हमें जो है मून नहीं दिख रहा है ना। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, देखो क्या है कि जो मून है ना, अर्थ के अराउंड जो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो 27 डेज में करता है। 27 डेज में मून अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। बट जो फुल मून है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 फुल मून के बीच में कितना गैप होता है, तो दैट इज 29.5 डेज। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अर्थ के 27 डेज में ये मून जो है अर्थ के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, बट फुल मून होने के लिए उसे 2 दिन एक्स्ट्रा मूव करना पड़ता है। तो फुल मून के लिए 29.5 डेज आप टिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, इस पोर्शन पे रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ पे नहीं हुई। अब जैसे जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो अब मून पहुंच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, हमें इतना सा पोर्शन दिखेगा, और जब ये बढ़ता हुआ मून दिखेगा ना, तो इसको हम कहते हैं क्रीसेंट मून। जब हमें बढ़ता हुआ मून दिख रहा है, अब पहले इतने से मून पे इतना सा मून हमें दिखा। इतना सा मून हमें क्यों दिखा, क्योंकि सन की जो लाइट है इस पोर्शन पे गिरी और ये पोर्शन रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे गया, हमें मून का इतना पोर्शन दिखा। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, जिसमें फर्स्ट क्वार्टर है और उसको वैक्सिंग क्वार्टर भी कहते हैं, हाफ मून दिखेगा इस तरह से, मतलब हाफ मून पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो दैट्स वाई हमें अर्थ से इतना मून दिखता है। इसके बाद
थोड़ा सा और ज्यादा पोर्शन पे रिफ्लेक्शन होगी सनलाइट की और हमें और पोर्शन दिखेगा, उसे कहेंगे वैक्सिंग गिवस मून। तो न्यू मून के बाद 3 स्टेजेस आ रही हैं, वैक्सिंग क्रीसेंट, वैक्सिंग क्वार्टर और वैक्सिंग गिवस मून। ठीक है, और गिवस मून के बाद फिर ये फुल मून दिखेगा इस दिन, मतलब ये जो रात होती है जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा की रात, है ना। फुल मून हमें कब दिखता है? पूर्णिमा की रात को। और इस रात को यहाँ पे सनलाइट जो है पूरे इस पोर्शन पे गिरेगी और ये रिफ्लेक्ट होके हमें अर्थ से दिखेगा पूरा पोर्शन, तो हमें पूरा जो चांद है बिल्कुल व्हाइट दिखता है, फुल मून दिखता है। ठीक है, बिकॉज इसके पूरे पोर्शन पे सन की जो लाइट है वो गिर रही होती है, पूरा जो मून है रिफ्लेक्ट होके, इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे आएगी और अर्थ से हमें ये मून पूरा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं है, आपको पता है जितने पोर्शन पे रिफ्लेक्शन होगी, जितने पोर्शन पे लाइट गिर के रिफ्लेक्ट होके अर्थ पे जाएगी उतना ही पोर्शन हमें दिखता है। तो इस दिन हमें फुल मून दिखेगा। ठीक है, अब फुल मून के बाद फिर से ये मून जो है घटना शुरू हो जाएगा। जो घटने वाला है इसे कहेंगे वैनिंग। जो बढ़ने वाला मून था उसे कह रहे थे वैक्सिंग, अब ये घटना शुरू हो जाएगा तो इसे कहेंगे वैनिंग। अब वैनिंग में पहली स्टेज है वैनिंग गिबस, जब इतने पोर्शन पे लाइट आ रही है इतना पोर्शन हमें दिखेगा। अब फिर थर्ड क्वार्टर और इसे वैक्सिंग क्वार्टर भी, वैनिंग क्वार्टर भी कह सकते हैं, वैनिंग क्वार्टर फिर से, एंड उसके बाद वैनिंग क्रीसेंट। जैसे यहाँ था ना वैक्सिंग क्रीसेंट, यहाँ पे है वैनिंग क्रीसेंट। अब ये घटना शुरू हो गया, उसके बाद फिर वैनिंग क्रीसेंट के बाद न्यू मून। फिर ये जो साइकिल है ये इसी तरह से चलती रहती है, और जो मून है 27 डेज में अपना अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। बट फुल मून के बीच का अगर आपको डेज पूछे जाएं कि दो फुल मून के बीच में कितने डेज होते हैं, तो 29.5 डेज में फुल मून जो है मतलब ये जो मून है फुल मून कब दिखेगा? 29.5 डेज के बाद। क्लियर? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। सनलाइट जो है जितने पोर्शन पे गिरेगी उतना ही पोर्शन अर्थ से हमें दिखता है मून का। ठीक है, तो पहला जब बढ़ता हुआ मून है दैट इज वैक्सिंग, घटता हुआ मून है दैट इज वैनिंग। अब क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन अ न्यू मून डे, जब न्यू मून होता है, न्यू मून कब होता है? जब अमावस्या की रात होती है, हमें चांद नहीं दिखता। द मून इज इन बिटवीन द अर्थ एंड सन, कि मून जो है अर्थ और सन के बीच में होता है। ये अर्थ है और ये सन है, हमने देखा ये सन था, ये अर्थ था, ये मून था, और सन की जो लाइट थी इस पोर्शन पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, बट इस पोर्शन पे लाइट नहीं गिर रही थी, इसलिए हमें अर्थ से मून नहीं दिख रहा था। तो दिस इज न्यू मून, दिस इज ट्रू। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है ऑन अ फुल मून डे द अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, कि जो फुल मून था, फुल मून जो पूर्णिमा की रात होती है, उस रात को द अर्थ इज इन बिटवीन, अर्थ बीच में है, बिटवीन द सन एंड मून, मून यहाँ था और सन यहाँ था, जिस दिन फुल मून था, है ना। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दिस इज आल्सो ट्रू। ये देखो डायग्राम देखो, जो न्यू मून था उसमें क्या है? मून बीच में है सन और अर्थ के, फुल मून में अर्थ बीच में है मून और सन के, है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट जो है सही आंसर होगा, ए और बी दोनों ही सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मून के बारे में लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो सब यहाँ मेंशन है। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑन अ रेगुलर पाथ, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द नेचुरल सैटेलाइट होल्ड इट इन इट्स ऑर्बिट इवन एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मतलब मून जो है अर्थ के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के वजह से एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, और ये हमसे हमारा सबसे नजदीकी नेबर है। अपीयर्स लार्ज एज कम्पेयर टू स्टार्स, स्टार्स के कंपैरिजन ये बड़ा दिखता है क्योंकि स्टार्स काफी दूर हैं और मून तो जो है पास है, दैट्स वाई हमें बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू स्टार्स। मून का जो सरफेस है इट इज कवर्ड बाय रॉक्स एंड लूज डर्ट which we call lunar soil. It is pock-marked with craters of different size because of meteorites that hit its surface. हमें जो मून पे हम कहते हैं ना, चांद पे गड्ढे हैं काफी बड़े बड़े, तो वो किस वजह से हो गए? क्योंकि मीटियोराइट्स उसके ऊपर गिरते हैं। देखो मीटियोराइट्स अर्थ के अंदर भी, अर्थ में भी एंटर करते हैं, बट अर्थ में जैसे ही वो एंटर करेंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जैसे ही वो एंटर करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से मीटेओराइट में आग लग जाएगी, और आग लगने की वजह से अर्थ पे सरफेस पे गिरते गिरते ये जल जाएगा।
कुछ पोर्शन नहीं भी जलता है बट मैक्सिमम पोर्शन इसका जल जाता है। बट मून के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई लाइफ नहीं है। दैट्स वाई वो मून के सरफेस पे आके गिर जाते हैं मेटियोराइट। दैट्स वाई वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं मून पे। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, दैट वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन दिस सेलेस्टियल बॉडी इन 1969। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये मून के फेजेस के बारे में लिखा हुआ है कि मून जो है जैसे आप रात को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि इसकी शेप जो है चेंज होती रहती है एवरी डे। वो किस वजह से होती है वो मैंने अभी आपको समझाया है। जिस ओनली द साइड ऑफ द मून विच फेसेस द सन कैन रिफ्लेक्ट दिस लाइट एंड कैन अपीयर ब्राइट। जिस पोर्शन पे लाइट गिरेगी उतना ही पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और उतना ही पोर्शन हमें दिखेगा, उसका दूसरा पोर्शन जो है हमें डार्क दिखेगा। As this celestial body revolves around the earth, we can see different amount of the region illuminated by the sun. It appears to change its shape. जिस पोर्शन पे लाइट गिरेगी उतना ही पोर्शन विजिबल होगा, इसलिए हमें इसकी शेप जो है चेंज होती हुई नजर आती है। और ये 8 फेजेस हैं मून के, जिसमें व्हेन हेवनली बॉडी मतलब मून की बात हो रही है। व्हेन मून इज बिहाइंड द अर्थ एंड द सन वी कैन सी entire illuminated portion. This is a full moon Purnima. When it is between the sun and earth we can only see the dark portion and a new moon. इसी से क्वेश्चन पूछा गया था आपका। Between these two extremes we see intermediate phases such as half moon or crescent moon. And ये जो moon है, it takes 27 days to revolve around the earth, but between two full moons there are 29.5 days. This is because the earth also travel a distance through space during the time around the sun. It has to cover an extra distance. कि आपको ये याद रखना है कि जो आपका फुल मून डे है, 2 फुल मून के बीच में 29.5 डेज का टाइम लगता है। ठीक है, मतलब एक फुल मून कंप्लीट होने में, एक फुल मून से दूसरा फुल मून जब आएगा तो उसके बीच में 29.5 डेज का डिस्टेंस गैप होता है। ठीक है, मून जो है 27 डेज में अपना जो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, बट फुल मून के लिए उसको 2.5 डेज एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो ये थे फेजेस ऑफ मून, इसका क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिश इन अ लेक अपीयर्स टू बी लार्जर एंड रेज टू अ मैन स्टैंडिंग ऑन द शोर। सेकंड, इसका रीजन दिया है कि लाइट रेज रीचिंग द मैन फ्रॉम फिश इन द वाटर बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, मान लीजिए ये एयर है एंड दिस इज वाटर, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी तो वो बेंड हो जाएगी हल्की सी। अब वो बेंड किस साइड होगी? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द दिस सरफेस। अगर तो मान लो इसमें 2 केस बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एयर जो है दैट इज आर रेयरर मीडियम एंड वाटर जो है दैट इज आर डेंसर मीडियम। ये वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इस केस में वाटर है, तो जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जो है लाइट रे एंटर करेगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ये लाइट रे आई, ये हमारा नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, तो ये जो लाइट रे है ना, ये लाइट रे बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू वाटर इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज इट स्पीड डिक्रीजेस। जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाएगी और वो बेंड कर जाएगी, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट जो सेकंड केस बनता है हमारा, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जा रही है, यहाँ भी बना हुआ है डेंसर टू रेयरर मीडियम, इस केस में बताती हूँ। सेकंड केस में डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में लाइट जाती है तो डेंसर में स्लो थी, जैसे ही रेयरर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी और इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये एक नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है, एक नॉर्मल लाइन, एंड लाइट रे जो है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी लाइट, और जब डेंसर टू रेयरर जाएगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कौन बेंड हो रही है? लाइट रे। लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। 2 केसेस बनते हैं, दोनों ही आपको याद रखने हैं। अब जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रही है तो क्या होता है? ठीक है, 2 केस बनते हैं और दोनों ही केस में क्या होता है, जब लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, लाइट रे यहाँ रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है, एयर से वाटर में जा रही है, तो जो ऑब्जेक्ट है इट अपीयर्स लोअर एंड स्मॉलर। छोटा दिखेगा, छोटे साइज का दिखेगा और ऐसे लगेगा बहुत गहरा है। ठीक है, बट व्हेन लाइट रेज डेंसर टू रेयरर में जा रही हैं तो जो ऑब्जेक्ट दिखेगा हमें वो उठा हुआ दिखेगा और उसका जो साइज है वो बड़ा दिखेगा। ठीक है,
यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक मिनट, यस, assertion दिया है कि a man in a lake appears to be larger and raised to a fish in a lake appears to be larger and raised to a man standing on the shore, कि जो fish दिख रही है वो उसको बड़ी दिख रही है और enlarged दिख रही है, because the light ray reaching a man, light ray जो आ रही है fish से man तक, मतलब denser to rarer medium जा रही है जो light, it man from the fish in the water bent away from the normal, कि जो लाइट रे है it bent away from the normal, और bent कब होती है लाइट away from the normal, जब denser to rarer medium जाती है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, both A and R are true and R is the correct explanation of A, क्योंकि जब रेयर टू डेंसर जाती है तो लाइट रे कहाँ बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इस केस में जो ऑब्जेक्ट दिखेगा छोटा दिखेगा और गहरा दिखेगा, बट जब डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट ट्रेवल करेगी तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो लाइट रे है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस केस में जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो उभरा हुआ दिखेगा और बड़े साइज का दिखेगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया हुआ एक डायग्राम इस तरह से, जो फिश है यहाँ है बट ये दिखेगी यहाँ पे और बड़ी दिखेगी, लार्ज साइज की दिखेगी, क्योंकि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, ये लाइट चैप्टर में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है, तो किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही हो, समझ नहीं आया हो तो उस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल वे में है वो जरूर देखना आप, ठीक है। बाकी ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि दो केस बनते हैं रिफ्रैक्शन के केस में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो उसकी जो बेंडिंग है वो बेंड कर जाएगी, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, इट डिपेंड्स कि जो लाइट रे है रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है या डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। ए और बी, ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, ये नहीं होगा, फर्स्ट होगा। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य है, ए की आर सही व्याख्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ पैराशूट इज सच दैट इट एक्सपीरियंस डैश फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, पैराशूट का आकार इस प्रकार का है कि वह वायु के कारण घर्षण का अनुभव करता है, इस तरह का होता है ना पैराशूट की शेप, तो इस तरह का इस क्यों होता है कि वो फ्रिक्शन इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, या नो फ्रिक्शन हो या इनफाइनाइट फ्रिक्शन हो, तो इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है अगर वो करेगा एक्सपीरियंस तो फ्रिक्शन की वजह से स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, तो पर्सन को लैंड करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है एक्सपीरियंस करता है, इसका राइट आंसर होगा अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है goldsmith blow the A zone of the flame with a metal blow pipe to melt gold. The color of this zone is B and it is zone of C combustion. अब ये क्वेश्चन आपके कैंडल फ्लेम का क्वेश्चन है। कैंडल फ्लेम में 3 फ्लेम होती हैं, हमने ये डिस्कस किया है, ये स्ट्रक्चर है कैंडल फ्लेम का, इसमें 3 फ्लेम्स होती हैं, 3 जोन होते हैं। फर्स्ट होता है आउटर जोन जहां पे कंप्लीट कंबशन होती है, ये ब्लू कलर का होता है, इसमें जो मतलब ये रोशनी आती है ब्लू कलर की आती है। जो आउटर जोन है, फर्स्ट जोन है दैट इज आउटर जोन जहां पे कंप्लीट कंबशन हो रही है। कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है इस आउटर पोर्शन में सफिशिएंट अप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है उसको, दैट्स वाई उसमें जो बर्निंग है वो पूरी कंप्लीट बर्निंग हो रही है, ऑक्सीजन उसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, तो ऑक्सीजन मिलने पे जो गैसेस रिलीज होंगी दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब जो कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कंप्लीट कंबशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, इनकम्प्लीट कंबशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। कंप्लीट कंबशन मतलब उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रही है यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट लेयर है ये ब्लू कलर की होती है। उसके बाद जो मिडल जोन है दैट इज पार्शियल कंबशन, वहां पार्शियल कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, पार्शियल कंबशन हो रहा है, मतलब उसे उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी आउटर साइड में मिल रही थी, तो दैट्स व्हाई दिस कंबशन इज पार्शियल कंबशन। और ये जो जोन है, ये जो कलर है दिस इज येलो जोन, येलो कलर, ठीक है। उसके बाद थर्ड जोन है, 3 जोन होते हैं, फर्स्ट है आउटर जोन, मिडल जोन, थर्ड वन इज इनर जोन। ये जो इनर मोस्ट जोन है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यहाँ कैसा कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या हो रहा है,
यहाँ पे ये जो अंदर ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से जो कंबशन है वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। और इनकम्प्लीट कंबशन में ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। तो जैसे ही आपने कभी कैंडल जलती हुई देखी होगी, अगर इस पोर्शन में आपकी कभी फिंगर लगी होगी तो आपने देखा कि आपके हैंड में ना ब्लैक ब्लैक से पार्टिकल्स आ जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। तो ये जो कलर है, यहाँ पे जो कलर आएगा इनर मोस्ट जोन में, दैट इज ब्लैक इन कलर। जो फर्स्ट जोन होती है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, ब्लू कलर की जो जोन है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है। अंदर वाला जो पार्ट है मॉडरेट हॉट होता है, और जो उससे अंदर वाला है दैट इज लीस्ट हॉट। बाहर वाली की जो लेयर है ब्लू कलर की होती है, ये वाली यहाँ पे ब्लू कलर होगा आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट जो है येलो कलर, एंड उसके अंदर यहाँ वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे ब्लैक कलर होता है। ये सबसे जो हॉटेस्ट पार्ट है वो आउटर वाला है हॉट, उसके बाद ये मॉडरेट हॉट, एंड लीस्ट हॉट होता है कौन सा, अंदर वाला ब्लैक कलर जो है ये लीस्ट हॉट। जो 3 कैंडल की फ्लेम्स हैं, जोन्स हैं, सबसे ज्यादा गर्म जो है आउटर पार्ट, उससे कम मिडल वाला, और अंदर वाला सबसे कम। कंप्लीट कंबशन होती है पहले वाले में, दूसरे वाले में पार्शियल कंबशन, और जो अंदर वाला है उसमें इनकम्प्लीट कंबशन होती है। और इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि गोल्ड स्मिथ जो सोना गलाने के लिए सुनार जो है धातु की फूंकनी से ज्वाला को एक एक क्षेत्र पर फूंक मारता है। इस क्षेत्र का रंग बी है और ये एक सी का दहन क्षेत्र है। तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, जब सोने को मेल्ट करते हैं तो कौन से जोन में करेगा, वो आउटर मोस्ट जोन में करेगा जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन जो है दैट इज हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, तो वो हॉटेस्ट पार्ट पे करेगा मेल्ट उसको। तो एक जोन कौन सी है, आउटर मोस्ट जोन। तो आउटर मोस्ट जोन आपका हो गया, एक ही में आउटर मोस्ट का ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। और ये जोन होगी ब्लू कलर की होगी, क्योंकि ब्लू कलर जो हॉटेस्ट पार्ट होता है और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा भयतम, नीला और संपूर्ण, सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, मिरर वाला कर लिया, लेंस वाला कर लिया, रिफ्रैक्शन का कर लिया, कैंडल फ्लेम का कर लिया, है ना, सारी इंपॉर्टेंट। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज का आ जाएगा, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं इस सीरीज में, इस आज के डे में कंप्लीट हो रहे हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। Metal Y displays metal W from its salt solution. Which of the following depict correct order of reactivity of metals? ये जो क्वेश्चन है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज एक बार दिखाती हूँ। और रिएक्टिविटी सीरीज में से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, मतलब कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, बनना ही बनना है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये क्या है, reactivity series of metal, also known as activity series, it refers to the arrangement of metals in the descending order of their reactivity। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर है और जो कम रिएक्टिव है वो उसके नीचे है। तो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं ये ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे ये नीचे जाते जाएंगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन में तो एक्स वाई जेड करके पूछा है ना, तो आपके लिए इजी है, एक्स वाई जेड से आप कर लोगे। बट कई बार क्या है, मेटल का नाम लिख दिया जाता है, एक्स वाई जेड की जगह मान लो पोटाशियम लिख दिया, जिंक लिख दिया, आयरन लिख दिया, गोल्ड लिख दिया। तो इस तरह से अगर आपको ये सीरीज याद होगी तो आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये जो सीरीज है इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, आप कैसे याद करोगे, देखो यहां लिखती हूँ, प्लीज यहां लिखती हूँ, इस साइड यहां लिखती हूँ, प्लीज सोडियम एच से स्टॉप, कैल्शियम सी से कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, आई से इंस्टेड, यहां लिख देती हूँ, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो यहाँ पे इस सीरीज में टोटल
टोटल 15 मेटल्स हैं, ठीक है। इसमें टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब इसको इस तरह से इस निमोनिक से याद रख सकते हो, जरूरी नहीं है यही निमोनिक, इसी निमोनिक से याद रखो, कोई और मेथड है, कोई और तरीका है आपके पास, तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखना है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जिब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो इनके जो फर्स्ट लेटर है उनसे बना है। प्लीज का पी से पोटाशियम, एच से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, टी से कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड, हाउ एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड, पी से प्लेटिनम। तो इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हो और ये लर्न करके ही जाना एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो मेटल एक्स है इट डिस्प्लेस मेटल वाई, मेटल वाई को तो डिस्प्लेस कर लेता है बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल जेड। एक्स वाई को तो डिस्प्लेस कर रहा है पर जेड को नहीं कर रहा है, जेड को नहीं कर पा रहा है, इट मीन जेड उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। अब आगे है मेटल वाई डिस्प्लेस मेटल डब्ल्यू, मेटल वाई जो है मेटल डब्ल्यू को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? इट मीन्स जो जेड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्स के कंपैरिजन, एक्स ज्यादा है वाई के कंपैरिजन, वाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है डब्ल्यू के कंपैरिजन। तो जो सीरीज बनेगी वो इस तरह से बनेगी, जेड इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, वाई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज रिच इन मैनी विटामिन एंड मिनरल्स एक्सेप्ट, मतलब जो दूध है ना, दूध में कई विटामिन और खनिजों से, जो दूध है कई विटामिन एवं खनिजों से समृद्ध है सिवाय किसी एक के सिवाय। तो कौन सी चीज वो है? आयरन विटामिन सी, आयरन विटामिन ए, फॉस्फोरस विटामिन सी, फॉस्फोरस विटामिन ए। देखो दूध में बाकी तो सब होता है बट इसमें विटामिन सी और आयरन जो है वो नहीं होता। आयरन और विटामिन सी, वैसे तो विटामिन सी यहाँ भी लिखा हुआ है, विटामिन सी नहीं होता बट फॉस्फोरस होता है। बट जो दो पेयर ऐसे हैं जो दोनों ही नहीं होते दैट इज आयरन विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी दूध में नहीं होता, उसके अलावा विटामिन ए होता है, फॉस्फोरस होता है, ठीक है। बट जो विटामिन सी है वो नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होना चाहिए यहाँ भी। बट जो आपका आंसर है वो यही माना गया है सीटेट ने, फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आयरन और विटामिन सी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयरन वैसे तो बहुत लिटिल अमाउंट में होता है, इतना कम होता है ना के बराबर होता है, बट आपका जो सीबीएसई है, सीटेट वालों ने जो सही आंसर माना था वही था ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉरी, क्योंकि अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखा जाए उसमें भी विटामिन सी है और फॉस्फोरस है, बट फॉस्फोरस जो है काफी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है दूध में, ठीक है। तो आपको जो सही आंसर होगा आयरन और विटामिन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ एन एनिमल सेल? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं एनिमल सेल की? देखो दो तरह के सेल हमने पढ़े हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, इसका सेल वाला चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कंप्लीट आपको वहां से आप देख सकते हो। प्लांट सेल और एनिमल सेल, जो प्लांट का सेल है दैट इज प्लांट सेल, जो एनिमल का सेल है एनिमल सेल, क्योंकि हमें पता है जो हमारी रेस्पिरेशन जो भी प्रोसेस है, जो भी चल रही है प्रोसेस होती है वो हमारे सेल के अंदर ही होती है। तो सेल के अंदर ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल की हेल्प कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज का नाम बताना है हमें कि एनिमल सेल की ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं। तो पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल का। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक मेन डिफरेंस है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है, में सेल वॉल एब्सेंट है। वहीं प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, ये मेन डिफरेंस है इनके, लार्ज वैक्यूल होता है, एक ही होता है, ये देखो ये बड़ा सा वैक्यूल है यहाँ पे। और एनिमल सेल्स में काफी सारे छोटे छोटे जो वैक्यूल्स होते हैं, काफी सारे होते हैं और काफी छोटे अमाउंट में होते हैं, न्यूमरस होते हैं बट काफी छोटे अमाउंट में होते हैं। और प्लांट में एक ही वैक्यूल होता है। उसके अलावा एक मेन डिफरेंस है प्लास्टिड्स का, प्लास्टिड प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। बाकी सारी चीजें कॉमन है, बस ये दो तीन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ठीक है। लाइजोसोम भी प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लाइजोसोम्स जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं वो एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, बट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइजोसोम प्रेजेंट होता है कहाँ पे? एनिमल सेल में।
तो ये कुछ मेन डिफरेंस है। और सबसे खास जो डिफरेंस है दैट इज कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अभी जो ऑर्गेनेलिज हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल में, ये क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल में, तो फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया। सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, तो प्लास्टिड्स भी नहीं होते हैं एनिमल सेल में, ये भी कैंसिल हो गया। सी है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेल वॉल अगेन एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। एंड डी है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, तो यस दिस इज ट्रू। जो फोर्थ ऑप्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सारे जो साइट ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट है। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना काम होता है, किस ऑर्गेनेली का क्या काम है ये हमने काफी डीप में, काफी डेप्थ में कर रखा है सेल वाला चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था उसमें, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, उसको उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, सूत्रकणिका, कोशिका द्रव्य। जो ऑप्शन नंबर डी है, फोर्थ है, वो राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके आज की इस क्लास का। क्वेश्चन नंबर है कि हॉर्मोन्स फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल्स। देखो ये करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड। हर हार्मोन का एक अपना अलग काम होता है, और ये जो हार्मोन है कौन सिक्रीट करता है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब क्या डिफरेंस है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ना, दैट इज डक्टलेस ग्लैंड। इनका जो सिक्रीशन होता है सीधा ब्लड में मिक्स हो जाता है, इनकी अपनी कोई डक्ट नहीं होती, ये जो है सीधा ब्लड में सिक्रीशन करती हैं, ब्लड के साथ जो है मिक्स हो जाता है इनका सिक्रीशन। जो हार्मोन्स है सीधा ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, सिक्रीट होंगे। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनकी सेपरेट डक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया सलाइवा, या फिर आपका हो गया मिल्क, है ना, मदर जो बेबीज को मिल्क फीड कराती है तो मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू वो मिल्क की सिक्रीशन होती है। तो वैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड्स है जिनमें डक्ट्स होती हैं, जो सिक्रीशन है प्रॉपर डक्ट्स के थ्रू होता है, चाहे वो सलाइवा हो, आपका स्वेट हो, आंसू जो है लैक्राइमल ग्लैंड के थ्रू निकलते हैं, जो दूध है, मिल्क है, मैमरी ग्लैंड के थ्रू निकलता है, तो उनकी प्रॉपर एक डक्ट्स होती है, प्रॉपर ओपनिंग होती है, उसके थ्रू वो सिक्रीशन होता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये डक्टलेस ग्लैंड है, इनकी अपना कोई डक्ट नहीं होती, इनकी जो सिक्रीशन है सीधा ब्लड में मिक्स हो जाती है, ठीक है। यही डिफरेंस है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड में। और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, ये भी टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर डिटेल में चीजें आपने देखनी होंगी तो इन वीडियोस के थ्रू आप देख लेना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है: पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरीज, टेस्टिस। ये ग्लैंड्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये यहाँ मेंशन है कि पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रीट करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन ग्लैंड, पेनक्रियास जो है इंसुलिन। पेनक्रियास तो मिक्स्ड ग्लैंड है, पेनक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पेनक्रियास कैसी ग्लैंड है, तो इट इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ओवरीज क्या सिक्रीट करती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इन मेल। तो ये कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही पूछा गया है कि हार्मोन्स फ्रॉम ए स्टिमुलेट बी टू रिलीज सी इन फीमेल। तो फीमेल में सिक्रीशन हो रहा है, किस चीज का हो रहा है? तो जो हार्मोन्स हैं फ्रॉम थायराइड, तो थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, ये भी नहीं होगा। और यूट्रस में नहीं होता इसका सिक्रीशन, ओवरी में होता है, ठीक है। पिट्यूटरी क्या है? एक ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है, कौन सा? एफएसएच और एलएच। कहाँ पे? ओवरी में। और किस चीज, और ये ओवरी जो मतलब ये जो एफएसएच और एलएच है ना, किस हार्मोन को सिक्रीट करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को इन फीमेल्स। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पिट्यूटरी सिक्रीट स्टिमुलेट बी, ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, ओवरी जो है एफएसएच और एलएच को सिक्रीट करेगी। देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड एफएसएच और एलएच हार्मोन को सिक्रीट करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। और ये जो एफएसएच और एलएच है ना, ये ओवरीज में सिक्रीट होता है, और
कहाँ होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये फीमेल्स में सिक्रीट हो रहा है। तो पिट्यूटरी इसको सिक्रीट कर रही है, पिट्यूटरी ओवरी में भेज रही है, ओवरी जो है इसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। और कहाँ, किसमें? फीमेल्स में। और जो मेल है उनमें टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिक्रीट होता है मेल में, ठीक है। और फीमेल में ओवरीज सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मेल में टेस्टिस क्या सिक्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्वेश्चन है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज पिट्यूटरी स्टिमुलेट बी, एंड बी जो है क्या रिलीज कर रही है? एस्ट्रोजन। ओवरी जो है एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पीयूष, अंडाशय और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो आपका जो ये आज का टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो आज की इस क्लास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए, और ये टॉपिक हम साइंस सीरीज में बिल्कुल डेप्थ में कर चुके हैं डिस्कस। तो इनका ना मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी होगी तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में हमने कनकेव और कन्वेक्स मिरर पढ़ा, मिरर का डिफरेंस देखा, लेंस का डिफरेंस देखा, उसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये किया, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मतलब आज की क्लास में सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक थे। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस 1 2 3 4, एंड उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए आज की इस क्लास में। हाँ, कैंडल फ्लेम वाला भी किया है ना, और रिफ्रैक्शन, कैंडल फ्लेम और रिफ्रैक्शन वाला भी। तो टोटल 7 टॉपिक हो गया आपके। कैंडल फ्लेम की जोन्स की, कैंडल फ्लेम, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6, और एक और कौन सा था? रिफ्रैक्शन, जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में हमने बेंडिंग ऑफ लाइट देखी कि किस तरह के 2 केस बनते हैं। रेयर टू डेंसर मीडियम जाए तो लाइट कैसे कहाँ रिफ्रैक्ट होगी, और डेंसर टू रेयर जाए तो लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होगी। और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट का मतलब बाउंस होके वापिस आ रही है, और रिफ्रैक्शन का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट बेंड हो रही है, ठीक है। अब ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। तो ये 7 टॉपिक्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किए हैं। सिर्फ हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं किए, अपने 7 टॉपिक भी कंप्लीट किए। और ये आज के ऐसे टॉपिक थे कि जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो हर पेपर में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्लास आप देखोगे तो अच्छे से, अगर एक बार आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को देख लो। और इसमें जो ये बाकी टॉपिक हैं, ये सारे जो टॉपिक हैं, मतलब ये सारे टॉपिक का ना मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फुल वीडियो अगर आपको देखनी होगी तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषु साइंस अकेडमी पे मिल जाएंगे, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जल्द ही आपको साइंस पैडागोजी की भी एक सीरीज मिलेगी, जिसमें हम टोटल मतलब एक बारी 40 to 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे साइंस पैडागोजी के भी, ठीक है। और मैराथन भी मिलेगा साइंस का, काफी सारी चीजें प्लान है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।